सभी लोगों को नमस्कार। सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे बच्चों, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों पर सरस्वती माता की कृपा बनी रहे, आपके माँ बाप ठीक रहें, दादा दादी ठीक रहें, और आप लोग आईएएस निकालें, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते गुजरात। तो ये जियो और जीआईएस राजकोट की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें आप लोगों को सिविल सर्विस ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। बच्चों, मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं फैकल्टी हूं दिल्ली से। और ये वीडियो द कोर आईएएस के सौजन्य से आपको प्राप्त हो रही है। आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी है, अरे देखी है कि नहीं? यस, यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो वेयर इन वी हैव डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the requirement of Indian constitution. Then we have discussed the preamble of our constitution, why constitution, and in the last lecture we have discussed the need of the fundamental right. हाँ मेरे बच्चों, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने संविधान के बारे में बात की है कि एक संविधान क्या होता है, संविधान की जरूरत क्यों होती है। भारत का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, यूएस का संविधान हम सब लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? जिन लोगों ने देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं देख पाए हैं मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब चैनल पर जाकर सारी की सारी वीडियो देख लें। तो तैयार हो जाइए, नोटबुक लेके अपने साथ बैठिएगा। आपको इस वीडियो से आज काफी कुछ लाभ मिलने वाला है। आज मैं एक बार आपको डिस्कस करूंगा फंडामेंटल राइट डिटेल में, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे किस पर? हम सीधा चले जाएंगे अपनी आज की क्लास पर, जिसमें आज हम राइट टू इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे कि ये इक्वालिटी क्या होती है। आर्टिकल 14 टू 18, समानता का अधिकार क्या होता है, समानता की अधिकार क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, व्हाट वी मीन बाय इक्वालिटी, एंड व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी हैज बीन गिवन इन आवर फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम देखेंगे। इक्वालिटी जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा इनइक्वालिटी क्यों है। ठीक है, तो भाई ये इस दुनिया में असमानता क्यों है? असमानता कितने तरह की होती है? कोई अंधा होता है, कोई काना होता है, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है। देयर आर सम फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी विच वी कॉल द नेचुरल इनइक्वालिटी। तो ये किसने बनाई है, इसको देखेंगे। फिर दूसरी इनइक्वालिटी जिस पर हम आज ज्यादा फोकस करेंगे कि एक तो पी रहा है ड्रिंकिंग वाटर, एक तो पी रहा है ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा पी रहा है खराब पानी। तो ये इनइक्वालिटी किसने बनाई है कि एक के तो बिस्कुट भी कुत्ते खा रहे हैं और दूसरे को रोटी खाने के लिए भी नहीं। तो ये जो सामाजिक इनइक्वालिटी है, ये किसने बनाई है कि एक आदमी अपने फ्लैट में स्विमिंग पूल पर नहा रहा है और उसके सामने एक मजदूर सुबह 4 बजे उठ के पानी की लाइन में लगा हुआ है कि पीने को पानी मिल जाए। तो सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किसने बनाई है? क्या ये भी भगवान ने बनाई है या मैंने और आपने बनाई है? इसको देखेंगे। जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी देखेंगे कि एक तो पर्दे में रहेगी, घर के अंदर रहेगी, पिटाई खाएगी, और दूसरा आगे बढ़ेगा, घर से बाहर जाएगा। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये क्या है, कास्ट इनइक्वालिटी है ये क्या है।
जब हम इसको देख लेंगे तब हमको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, रिजर्वेशन के प्रो एंड कॉन्स क्या होते हैं, इससे क्या हेल्प मिलती है और इसको लेकर इस दुनिया में क्या विवाद है, बंडल कमीशन से लेकर इंदिरा साहनी केस, और उसके बाद जो हाल फिलहाल में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस सेक्शन को, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और राजनीति जो होती है आरक्षण को लेकर, इस पर भी हम ध्यान लगाएंगे। तो बहुत ही औसम लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग क्या करेंगे, पेन और कलम लेकर बैठेंगे, ध्यान देंगे। ये आपकी नींव डालेगा कि आपको अपने जीवन में एज अ आईएएस एस्पिरेंट लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो चालू करें। यस, एक बार थम्स अप कर दो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, और फिर हम लोग चालू करते हैं। आओ, तो सबसे पहले एक बार जरा रिवीजन करा देता हूं आपका फटाफट कि राइट्स होते क्या हैं, फिर सीधा हम आ जाएंगे 14 से 18 पे। फर्स्ट वी नीड टू सी व्हाट आर राइट्स। अरे पिछली क्लास में बताया था ना, यस और नो, याद आ रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। yes. अधिकार क्या होते हैं, जरा एक मिनट में रिवाइज करते हैं। भाई देखो, हमारी कुछ ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं, देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू डेवलप हिमसेल्फ। तो किसी को कवि बनना है, किसी को आईटी एक्सपर्ट बनना है, किसी को बेकरी का बिजनेस चलाना है, तो क्या वो अपने आप ये काम कर लेगा? नहीं, उसको कुछ ना कुछ आउटसाइड हेल्प चाहिए। तो जो आउटसाइड हेल्प चाहिए स्टेट से कि भाई मुझे आईएएस बनना है, कोई एग्जाम वगैरह लो, कोई कॉपी किताब प्रोवाइड कराओ, तो उसको कहते हैं उसकी डिमांड और क्लेम। जो उसकी डिमांड और क्लेम है, इन्हीं को कहा जाता है राइट। और उसकी ऐसी डिमांड और क्लेम जो उसके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, द राइट विच आर फंडामेंटल एंड इंडिस्पेंसेबल, जिसके बगैर उसका जीवन कैसा हो जाएगा, पशुओं के जैसा हो जाएगा, जिसके बगैर वो जी नहीं सकता मानवीय गरिमा के साथ। तो ऐसे अधिकारों को सीधा कहां लिख दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है। तो ऐसे पवित्र दावे और क्लेम जिनको सीधे का सीधा फंडामेंटल राइट में लिख दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है, और जिसके गारंटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया जाता है कि आने वाली सरकारें इनको नहीं छीनेंगी, उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक कि ऐसे दावे व अधिकार, द क्लेम एंड अ डिमांड विच आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो मेरे बच्चों, ऐसे डिमांड और क्लेम जो किसी देश के संविधान में लिखे रहते हैं, यस, तो फंडामेंटल राइट्स की हमने चर्चा की मेरे बच्चों। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए रहते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है जिससे चालू होता है, वो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। ये है अनुच्छेद 12 से 35, जिसको आप कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक दी गई है, 14 से 18 तक। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम सब लोग बराबर हैं। हम सब लोग बराबर हैं, यस। तो जहां भी असमानता है,
देयर शुड नॉट बी अनइक्वालिटी, कभी भी अनइक्वालिटी नहीं हो। तो आइए आर्टिकल 14 क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। और जब आप आर्टिकल 14 को समझ जाएंगे मेरे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और इसमें इक्वालिटी की आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाएगी। आइए आर्टिकल 14 से हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं। आर्टिकल 14 से हम लोग डिस्कस चालू करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 क्या कहता है? भाई समानता मिलेगी। कहां समानता मिलेगी? कानून के समक्ष समानता है। तो संविधान में आर्टिकल 14 क्या कहता है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट हैव बीन गिवन टू ऑल द सिटीजन इन द फील्ड ऑफ लॉ। इन टर्म ऑफ लॉ there is neither small or big, nobody is big, nobody is small। तो भाई कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हैं का मतलब क्या है कि अगर कोई नेता, अभिनेता या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी कोई अपराध करता है और कोई छोटा आदमी, गरीब आदमी, महिला, पुरुष, सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है, क्यों? तो क्या उनको दो अलग अलग सजाएं दी जाएगी? क्या उनको दो अलग अलग सजाएं दी जाएंगी? नहीं। यानी कानून के सामने सब बराबर है। तो इसके दो तीन मतलब होते हैं कानून के समक्ष समानता का। इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज 2-3 मीनिंग। वन ऑफ द फंडामेंटल मीनिंग वेयर आई एम dictating you, teaching you about the equality before law, कि भाई कानून के सामने सब बराबर हैं। आगे इसके सामने बहुत सारी और चीजें हैं कि एक तरह के लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार, वो हम सब आगे सीखेंगे। अभी पहले फंडामेंटल बेस बनाओ मेरे बच्चों, फंडामेंटल बेस बनाओ, फंडामेंटल बेस को सीखने का प्रयास करो। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई कोई बड़ा हो या छोटा हो, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको एक जैसी सजा मिलेगी। इससे पहले क्या होता था? अगर हम इतिहास की बात करें तो आप ये पाएंगे कि एक ही कर्म करने पर अलग अलग लोगों को अलग अलग सजा मिलती थी। आप ये देखेंगे कि एक कर्म करने पर ब्राह्मण लोगों को अलग सजा, क्षत्रिय लोगों को अलग सजा, वैश्य लोगों को अलग सजा और शूद्र लोगों को अलग सजा का प्रावधान था। यस, इवन ब्रिटिशरों के काल में भी आप देखें तो उन्होंने कई लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाए हुए थे। तो हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए कि अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता होगी। कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई फकीर नहीं होगा। कानून की दृष्टि में सब लोग समान हैं और ये समानता का मूल्य आर्टिकल 14 में दिया गया। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आर्टिकल 14 आपको समझ में आ गया। पर अगर कहीं असमानता है, आप सब लोगों को ट्रीट समान रूप से करेंगे, यू विल ट्रीट all the citizen equally, but what if there is some inequality persisting in the society? Already there are inequality in the society. How will you eliminate, eradicate those inequality? कि आप उनको कैसे अलग हटाएंगे? क्या आप एक पिछड़े हुए व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे या जैसे किसी अगड़े व्यक्ति के साथ करते हैं? या जो पीछे छूट गए हैं विकास की दौड़ में, डेवलपमेंट की रेस में, उनके लिए क्या आप अलग से भी प्रावधान करने की कोशिश करेंगे?
दिस इज द persisting क्वेश्चन एंड यू नीड टू नो द आंसर ऑफ इट। आप लोगों को इस सवाल का जवाब अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर अनइक्वालिटी पहले से समाज में, इतिहास में प्रसिस्ट कर रही है तो इसका क्या होना चाहिए। तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, तभी आपको ये सारे के सारे आर्टिकल और कोर ऑफ फंडामेंटल राइट अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपकी पकड़ फंडामेंटल राइट पे सही बनेगी और आपका एक भी सवाल यूपीएससी में गलत होने वाला नहीं। यूपीएससी में आपके जब भी आप पेपर देने जाएंगे, चाहे वो पीटी का सवाल हो, चाहे वो मेंस का सवाल हो, सारे के सारे सवाल आपके बढ़िया तरीके से बनेंगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। दिस इज माय गारंटी। आइए तो हम देखते हैं भाई समाज में कितने तरह की इनइक्वालिटी होती है, समानता कितने तरह की होती है और असमानता कितने तरह की होती है, यह आपको समझने की जरूरत है। तभी आप समानता का अधिकार जो हम सबको दिया गया है आज, और जिसके प्रोटेक्टर और गारंटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट काम करते हैं, मेन प्रोटेक्टर इसका सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, पर 226 के अंदर हाई कोर्ट भी मदद करती है, पर इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी होती क्या है। असमानता का मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब है समान ना होना। सिंपल मीनिंग, वेरी वेरी सिंपल मीनिंग, कि लोग बराबर नहीं हैं। तो आप देखो एक आम आदमी है, इसकी फोटो को देखिए, ही इज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, सामान्य हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, पर क्या यह भी उसी तरह का बच्चा है जिस तरह का यह बच्चा है? द आंसर इज नो। दोनों में अंतर है, दोनों में असमानता। असमानता क्या है कि भाई ये व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, ही इज फिजिकली फाइन, बट हियर देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड। तो मानसिक व शारीरिक रूप से कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, असमान हैं। अच्छा, तो आप यहां पाएंगे किसी को चश्मे लगे हुए हैं, किसी के पांव खराब हैं, कोई मेंटल चैलेंज किसी को हो रहा है। अब एक ही सवाल आएगा कि भाई इसके बीच में और इसके बीच में ये अंतर किसने क्रिएट किया है? क्या ये इंसानों की देन है? नहीं। कोई जन्मजात रूप से बच्चा कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, तो आप ये पाएंगे कि ये अनइक्वालिटी प्रकृति ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, ये इंसान की बनाई हुई नहीं है। इसमें इंसान का कृत्य बहुत कम है। तो ये अनइक्वालिटी किसकी बनाई है? इसको बोलते हैं प्राकृतिक असमानता। कि ऐसी असमानता, ऐसा अंतर, द डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बाय द सुपर नेचुरल थिंग, द नेचर, और यू कैन से गॉड, और इस अंतर में मनुष्य का कोई देन नहीं। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? यस, ये बात एकदम क्लियर हो रही होगी आप में कि ये भगवान की देन है, कुदरत की देन है। इसको कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी या प्राकृतिक असमानता। और हम लोगों का, सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, और मोदी जी से पहले जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर राव, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, चैरिटेबल ट्रस्ट, और आप जैसे हम और आप सामान्य जीव क्या प्रयास करते हैं? हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि यह अनइक्वालिटी भी समाज में ना रहे, यह अनइक्वालिटी भी समाज में ना रहे, इस अनइक्वालिटी को भी समाप्त किया जाए। तो कैसे समाप्त किया जाए?
मेंटल एजुकेशन के स्कूल खुले हुए हैं, भारत का सुगम्य भारत अभियान खुला हुआ है, सिनेमा घरों में भी, हॉस्पिटलों में भी रैंप लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ वायुश्री योजनाएं चलाई जा रही है कि ये जो प्राकृतिक असमानताएं हैं, कोई बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको भी चश्मे दिए जाए, व्हील चेयर दी जाए, उसका इलाज किया जाए, स्पेशल स्कूल खोले जाएं, उनको फिजिकली चैलेंज का कोटा दिया जाए, ताकि वो लोग आगे सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जी सके। तो आप ये मानेंगे कि हम सब लोग प्राकृतिक असमानता जो कि हमारी बनाई हुई नहीं है, इसको भी हटाने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूं ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो भाई ऐसी अनइक्वालिटी जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है और मनुष्य उसको दूर करने का क्या करता है, प्रयास करता है, मनुष्य उसको दूर करने का प्रयास करता है। ग्रेट। अब आओ दूसरी अनइक्वालिटी। मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये अनइक्वालिटी, ये असमानता किसकी बनाई हुई है? ये असमानता किसकी बनाई हुई है कि ये जो बच्चा है ये रोड पर है, इसकी मां पानी भरने के लिए 4 बजे उठी है और सामने बिल्डिंग है जिसके टेरेस पे स्विमिंग पूल है, जकूजी लगा हुआ है और वहां पर उनका परिवार अपने प्राइवेट पूल में नहाता है। तो एक ही फोटो में दो दृश्य कि एक की बिल्डिंग में सेपरेट स्विमिंग पूल, बिस्लरी वाटर, और दूसरा रोड पर झुग्गी में रहता हुआ बच्चा जिसको ठीक से पानी भी नसीब नहीं है, उसको 4 बजे उठ के लाइन में लगना पड़ता है, टैंकर की लाइन में, कि वो पानी को पी सके, अपने रोजमर्रा के रूटीन को फॉलो कर सके। ये अनइक्वालिटी क्या भगवान ने बनाई है? और आपको मजाक की बात बताऊं तो हो सकता है इन्हीं मजदूरों ने ये बिल्डिंग भी बनाई हो। तो ये अनइक्वालिटी किसने बनाई? क्या ये भी भगवान की देन है? यस और नो बताओ भाई। अमीर और गरीब किसने बनाया? अमीर ने और गरीब इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया? द सिंपल आंसर इज ये अनइक्वालिटी हमारी क्रिएट की गई। कुछ लोगों ने रिसोर्स पर कब्जा कर लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी प्रकृति ने रिसोर्सेस दिए थे, चाहे वो सोना दिया था, कोयला दिया था, गेहूं दिए थे, खेती दिए थे, उसको एक्युमुलेट करते चले गए और कुछ लोग इस विकास की धारा में पीछे आते चले गए, पिछड़ गए मेरे बच्चों। और इससे क्रिएट हुई सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता कि भाई एक आदमी के पास ज्यादा इनकम है बनस्पत इतने लोगों को। तो ये आर्थिक असमानता किसने क्रिएट की है? ये आर्थिक असमानता किसने क्रिएट की है? ये आर्थिक असमानता आपने, मैंने और हम जैसे लोगों ने क्रिएट की है। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। अब आओ कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? कास्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि आप एक समाज में, एक जात में, बेटा कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन इस समाज ने क्या बोल दिया कि तुम नीची जात के हो, तथाकथित नीची जात के हो, तुम नीचे बैठो, तुम हमारे बराबर नहीं बैठ सकते, तुम सर्टेन काम करने के लिए पैदा हुए हो, तुमको वही काम करना पड़ेगा। और समाज के अंदर आप देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटी दिखाई देती है, जहां पर हमारे मान सम्मान का निर्धारण, द डिग्निटी, द ऑनर, द रिस्पेक्ट विल बी गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू द कास्ट वेयर यू हैव टेकन द बर्थ। जिस जात में हम सब लोगों ने जन्म लिया है उसके आधार पर ही हमको मान सम्मान
और काम दिया जाता है। यस, आज भी ऐसा होता है। जी हाँ, गांव में आप जाइए, आपको ऐसा मिलेगा खूब। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण से ये मामला कम हुआ है और भविष्य में ये मामला और कम होगा। पर कास्ट इनइक्वालिटी, तो आप मेरी बात करें तो मैं किसी कास्ट में बिलीव नहीं करता। आई डू नॉट बिलीवर ऑफ द caste system, the evil, rather I should say, I am not the believer of the evils of the caste system. I am the firm believer of equality, कि आदमी के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा किसके नाम पर होनी चाहिए? उसके काम के नाम पर, उसके जन्म के नाम पर नहीं। जन्म तो आदमी का कहीं भी हो सकता है, और हम सब लोग आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बांट। तो जब हमको उसी भगवान ने बनाया है तो कोई आदमी बड़ा और छोटा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। पर इन शॉर्ट आप क्या समझने का प्रयास कीजिए? आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे यहां पर कास्ट को लेकर विषमताएं हैं, असमानताएं हैं। क्या ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो आशा करता हूं इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। आइए अब लगे हाथों एक और अनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, महिलाओं के साथ असमानता। तो अगर आप महिला के रूप में पैदा हुई तो ये समाज आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा? कि महिला हो तो घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, घर का काम करो, और आपके लिए सार्वजनिक जीवन में कम स्थान होगा। आपको संपत्ति का अधिकार तो होगा, पर आपको जेन्युइनली कोई संपत्ति मिलेगी नहीं। तो एक ऐसा कहा जाता है कि इस जगह में लोग, इस धरती लोक में लोग नर और मादा के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति लोगों को नर और मादा बना देती है, नर और मादा बना देती है। तो इस तरह से महिलाओं को भी ये दंश झेलना पड़ता है कि सार्वजनिक जीवन में उनका कम भागीदारी, आर्थिक जीवन में उनकी कम भागीदारी, उनको घर के कार्यों में ही उचित समझना, और घर के कार्यों के साथ साथ उनको आया, नर्स, टीचर जैसे कामों में, सार्वजनिक जगहों में भी उनके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट ये समाज देते। तो महिलाएं, SC ST, गरीब हमारे यहां पिछड़े हैं। तो भाई अब आपने आर्टिकल 14 में मेरे से ये सीखा कि हम सब लोग समान हैं और हम सब लोगों को समानता मिलनी चाहिए। तो समानता है क्या? समानता इज अ वैल्यू, यह एक तरह का मूल्य है। तो भारत सरकार का या किसी भी देश का ये क्या काम है मेरे बच्चों? कि सबको बराबरी तक पहुंचाना, कि हमारे यहां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जेंडर रूप से सब लोग बराबर हो जाएं, कोई भी असमानता ना रहे, सब लोग एक पायदान पर हों। ठीक है, ये हर देश कोशिश करता है और इसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य। कि वेलफेयर नेशन से आपकी क्या लेना देना है? एज अ वेलफेयर नेशन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू? यू विल ब्रिंग इनइक्वालिटी wherever there is a social inequality or a natural inequality. The task of the state is, what is the task of the state? The task of the state is to bring equality, be it caste equality, gender equality, socio और economic equality। पर ये होगी कैसे? The question is कि लोगों को ये मिलेगी कैसे?
चलिए आइए, तो जहां जहां समस्याएं हैं, जो इस रेस में कोई व्यक्ति यहां है और कोई व्यक्ति यहां है, तो दोनों को यहां पर पहुंचना है, तो ये आदमी तो शॉर्ट डिस्टेंस में यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो पिछड़ गया है, जो हमारा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, गरीब है, इसको यहां तक कैसे हम इक्वालिटी पर लाएं, इसके लिए की जाती है विशेष मदद। और उस विशेष मदद को आप कहते हैं सोशल जस्टिस, आउटसाइड हेल्प, उसको आप कहते हैं रिजर्वेशन, उसको आप कहते हैं रिजर्वेशन। और अब आपको समझ में आएगा कि एससी एसटी को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। मेट्रो के अंदर, बस के अंदर जेंट्स के लिए तो कोई सीट होती नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए सीटें क्यों आरक्षित की जाती हैं। क्यों मेट्रो में पहला डब्बा महिलाओं का है, क्यों बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती है, जवान लोगों को कोई पेंशन नहीं दी जाती, क्यों विधवाओं को पेंशन दी जाती है। द टास्क इज सिंपल, द ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी सिंपल, टू ब्रिंग द इक्वालिटी टू ऑल। जो भी पिछड़ा है उसकी राज्य मदद करेगा। सरकार का ये लक्ष्य है, सरकार की ये ड्यूटी है कि जो भी पिछड़ गया, किसी भी तरीके से पिछड़ गया, उसको थोड़े टाइम के लिए विशेष मदद देकर आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी लोगों को क्या मिल पाए मेरे बच्चों, सभी लोगों को मिल पाए इक्वालिटी। कि ये आदमी को थोड़ी ज्यादा मदद कर दो, ज्यादा प्रोटेक्ट कर दो, ताकि ये भी एक समय ऐसा है कि इसको कोई आउटसाइड हेल्प की जरूरत ना पड़े, आउटसाइड हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो हमारे यहां किस तरह से रिमूवल किया गया, ये भी हमारे संविधान में दिया गया है, हमारे संविधान में दिया गया है। पहले आइए आर्टिकल 15 से बात करते हैं, आर्टिकल 15 से बात करते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आर्टिकल 15 को समझने की कोशिश करो। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि भाई पहले एसटी और एससी को सभी लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, सभी लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, पहले एससीओ को, अंबेडकर साहब को भी स्कूल के बाहर बैठना पड़ा, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिला सर्टेन सोसाइटी को। तो आर्टिकल, जब भारत आजाद हुआ तो लोगों ने देखा कि पानी पर, नहरों पर, मटके पर भी विवाद है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। इवन ब्रिटिशर लोग कहते थे कुत्ते और इंडियन यहां पर अलाउड नहीं। आपने देखा होगा, मर्द मूवी नहीं देखी है तो देखना, जहां बोला जाता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो हमारे यहां क्या इक्वालिटी दी गई कि भाई आपकी जात कोई भी हो, पात कोई भी हो, आपको तालाब से पानी भरने से नहीं रोका जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने से पहले आपसे ये पूछा नहीं जाएगा बाबू कौन जात के हो, नो। क्योंकि हमारे यहां मंदिरों में सर्टेन सोसाइटी के रोक थी, पानी नहरों से, कुओं से रोक थी, और इसी प्रथा को ब्रिटिशरों ने भी आगे बढ़ाया। तो हमारे यहां इस तरह की इक्वालिटी को लाने के लिए we have given article 15 that clearly state that in the constitution there will be a equality of consumption of public places, यानी सभी सिटीजन को तालाबों, नहरों, पार्कों पर बिना किसी भेदभाव के आने जाने की स्वतंत्रता होगी, यूज करने की स्वतंत्रता होगी। दे विल हैव द इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यस, और उसके बाद आप देखते हैं कि आज मंदिरों में प्रवेश, नहरों में प्रवेश, क्या कोई रोका जाता है? द आंसर इज नो। तो इसमें अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 15 को स्पेसिफाइड किया कि भाई पब्लिक पार्क हो, पब्लिक सिनेमा घर हो, पब्लिक हॉस्पिटल हो, पब्लिक मतलब पब्लिक,
सरकार या सरकार से जुड़ी हुई कोई भी चीज इस पब्लिक, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। लेकिन किसी के घर में घुसने की कोशिश की आपने, कि हमारे संविधान में लिखा है हम कहीं भी आ जा सकते हैं, और आप किसी अमीर आदमी के घर में घुस गए, तो नहीं, प्राइवेट प्लेस में आप नहीं घुस सकते। ये लिबर्टी आपको सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? और इससे क्या हुआ? इससे शूद्रों को, जिनको तथाकथित दलित कहा जाता है, देखो मेरे बच्चों में बार बार स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई दलित नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को हमारे इतिहास में इक्वालिटी नहीं दी गई थी, उनको भी आगे बढ़ने की इक्वालिटी इससे मिली। आओ फिर सरकारी नौकरी, नौकरी पर आ जाओ। भाई सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव होगा? इक्वालिटी इन द पब्लिक जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब? तो हमारे यहां कहा जाता है नहीं, कोई भी पब्लिक जॉब हो उसके लिए आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम में जो भी जीतेगा, जो भी मेरिट लाएगा, उसको नौकरियां मिल जाएंगी। तो देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द गवर्नमेंट जॉब। आर्टिकल 16 समानता रहेगी, कोई भी आओ फाइट करो रहो। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने सोशल जस्टिस के पार्ट पर। अरे तो आपने बोला कि भाई रोजगार में समानता है, पर यह बताओ कि रोजगार में समानता तो आप दे रहे हो, लेकिन जो आदमी पहले से पिछड़ गया है वो कैसे कंपीट करेगा? वो कैसे कंपीट करेगा? जो पिछड़ गया है वो कैसे कंपीट करेगा? वो कैसे जॉब लेगा? अब आओ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि एक आदमी अगर अमीर है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, उसके माँ बाप अमीर हैं, उसके घर में एसी लगा हुआ है, वो ऊंची तथाकथित ऊंची जात में पैदा हुआ, और आज उसके पास खेत है, खलियान है, प्रॉपर्टी है, किराया है, बिजनेस है, और उसने पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की है, उसने ट्यूशन की है। अब आओ वो किसी एग्जाम में बैठता है, और वो बच्चा जो 4 बजे उठ के पानी भरता है, जिसकी मां बर्तन मांजती है, मजदूरी करती है, और जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जो सरकारी स्कूल में गया जहां मास्टर ने पढ़ाया नहीं, मास्टर जी कहीं और पढ़ाते रहे, और उसको कोई सुविधा नहीं मिली, जैसे तैसे 15वीं पास किया, SC ST OBC कम्युनिटी से है, जानता ही नहीं है कि एग्जाम होता क्या है। अब मेरे बच्चों बताना कि कौन सरकारी जॉब पाएगा? आपने तो कह दिया कि जॉब उसको मिलेगी जिसके पास मेरिट होगी, लेकिन मेरिट से पहले दोनों की दशा तो देख लो कि एक के साथ 10,000 साल 5,000 साल से क्या हो रहा है? भेदभाव। और दूसरे आदमी को बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है, तो किसकी संभावना ज्यादा है कि कौन लड़का आगे बढ़ जाएगा? अरे इतना तो देख लो, दुनिया में देख लो, राजा के लड़के राजा बनते हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जी हाँ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को सुख सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं। क्या मिल रही है मेरे बच्चों? सुख सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं। तो इस तरह की अनइक्वालिटी को कैसे मिटाया जाएगा? इसका तो मतलब यह है कि समाज में जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा, और समाज में जो पीछे है वो हमेशा पीछे रहेगा। तो आप इसको कैसे दूर करेंगे? तो हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट आया आरक्षण, कि जो समाज में पीछे छूट गया है, जो समाज में पीछे छूट गया है, एक आदमी यहां पर है और एक आदमी यहां पर है, अमीर यहां पर है ए, और किसी वजह से सामाजिक दृष्टिकोण से कोई आदमी पीछे छूट गया है, और हमारा
लक्ष्य है कि सबको बराबरी पर लाना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक विशेष मदद दे देंगे, इसको हम एक विशेष मदद दे देंगे थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप एक विशेष मदद दे देंगे आरक्षण के रूप में, ताकि ये भी कुछ समय बाद इस स्थान पर पहुंच जाए, कुछ समय बाद इस स्थान पर पहुंच जाए। तो आशा करता हूं मेरे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हाँ भाई, विशेष मदद की आवश्यकता है, और विशेष मदद को कहते हैं सोशल जस्टिस, और हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं। आरक्षण मूवी और सुपर 30 मूवी के साथ में मैं आपको ये चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। अब हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे इस एग्जाम्पल को हम लें, हमारा लक्ष्य है सभी लोग मैच देख सकें। हमारा लक्ष्य क्या है मेरे बच्चों, हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी लोग मैच देख सकें। अब ये मैच कैसे देखेंगे, एक बच्चा तो बड़ा है, एक बच्चा उससे छोटा है, एक बच्चा उससे छोटा है, यानी सामाजिक दृष्टि से ये लोग पिछड़े हुए हैं, और आपने बोला सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट दे देते हैं, एक एक डब्बा हम दे देते हैं, तो आप ये पाते हैं कि एक डब्बा देने पर ये तो और ऊंचा हो गया, अच्छे से मैच देख सकता है। ये बच्चा नहीं देख पा रहा था, इसको दे दिया तो ये देख पाता है, पर एक डब्बा देने पर इसका काम तो फिर भी नहीं चला। तो इससे क्या होता है कि भाई जो समाज में ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसको ज्यादा मदद की जरूरत है। तो क्या होता है आरक्षण, आरक्षण छोटे टाइम में दी गई मदद है कि भाई तुम समाज की सोशल जस्टिस की में तुम अगड़ी जाती हो, तुम्हारा विकास हो चुका है, तुम्हारा विकास हो चुका है, तुम आगे बढ़ गए हो, तुम आगे बढ़ गए हो, तो तुम्हें हम कोई डब्बा नहीं देंगे। यानी तुम जनरल कैटेगरी हो और तुम अमीर हो, तुम्हारे पास चीजें रही हैं, तो हम तुमको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तुम्हें थोड़ी सी मदद की जरूरत है तो हम तुमको एक डब्बा दे देंगे। और कोई आदमी संपत्ति नहीं है, खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको अगर मदद नहीं की गई तो उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे समाज की इस रेस में पीछे छूट जाएंगे, तो उसको हम 2 डब्बे देंगे। और अंतिम रूप में हम इस लक्ष्य पे आने का प्रयास करेंगे कि एक आदर्श स्थिति ऐसी आ जाए कि ये जो बैरियर लगा था इन बच्चों के आगे, ये बैरियर ना रहे, और ये लोग सभी लोग अपने आप स्वतः बिना किसी बाहरी मदद के क्या देख सके, मैच देख सके, यानी अपने जीवन का आनंद ले सकें। ऐसी एक स्थिति आ जाए कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर गुण होगा वो बनेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम महिलाओं को मेट्रो में डब्बा क्यों देते हैं, एक सेपरेट डब्बा क्यों देते हैं, बस के अंदर अलग से उनके बैठने की व्यवस्था क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनको समाज ने रोका हुआ है, समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो सेफ फील नहीं करती, उनको लगता है उनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने बोला तुमको हमको पुरुषों के बराबर लाना है, लो अलग डब्बा, लो सीट अलग से, तुमको आने जाने में दिक्कत ना हो। और कई सरकारों ने उनका बस का किराया भी माफ किया है। ये किसकी देन है कि वो भी समाज में बराबरी पर आए। आओ, अब आरक्षण में आपने देखा होगा कि आरक्षण हमने कितने तरह का दे रखा है। हमने आरक्षण दे रखा है कितने तरीके का, तो जो लोग पिछड़े हुए थे उन सबको आरक्षण दिया हुआ है। जो ये कास्ट बेस्ड हमारे यहाँ सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था, आपने देखा था कुछ लोगों को छाया अगर पड़ जाए तो नहाना पड़ता था, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, उनके पास कोई लैंड बैंक नहीं थी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उनको हमने रिजर्वेशन दिया, एससी और एसटी। जरा इसको जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और पकड़ने की कोशिश करना। एससी और एसटी, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, मतलब अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, इनको हमने क्या किया, इनको हमने थोड़े समय के लिए एक्स्ट्रा हेल्प दी। तो कहां कहां हेल्प दी है, तो हमने इनको हेल्प दी है, जरा ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। अनुसूचित जनजाति जंगलों में रहती थी, आदिवासी जिसको कहते हैं। अनुसूचित जाति जिसको आप तथा कथित दलित जाति, पिछड़ी हुई जाति कहते हैं कि दलित हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ इनके साथ। खेती नहीं हुई, इनके खेती नहीं थी इनके पास, समाज में ये लोग पिछड़े हुए थे, तो आप क्या करेंगे, इनको एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो एक्स्ट्रा मदद हमने कहां कहां दी, हमने संसद में क्या एक्स्ट्रा मदद दी है, हाँ रिजर्वेशन दिया है हमने एमपी और एमएलए में, इवन काउंसलर में भी इनको रिजर्वेशन है कि आओ तुमको सताया गया है, पिछड़ा रखा गया है, आओ तुम अपने लिए खुद कानून बना लो। तो आप अपने क्षेत्र में याद करो, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए कई कई इलाकों में सीट रिजर्व है, पंचायतों में भी सीट रिजर्व है, ताकि ये जो समाज की मुख्य धारा में पीछे छूट गए थे इनको लाभ मिल सके। तो एससी एसटी रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहां इनको क्या मिलता है, आरक्षण, कि तुमको दास बनाया गया है, तुम खुद स्वामी बन जाओ। तुमको कोई तुम्हारे गांव में चारपाई पे बैठने नहीं देता है, अरे तुम उनके सामने जाके लोकसभा और राज्यसभा और एमएलए के रूप में, पंचायत के रूप में बैठोगे। तो जब किसी एससी एसटी को पंचायत का अध्यक्ष वो जब बनता है, मुखिया तो बनता है, तो क्या किसी बड़े आदमी को उसके घर जाना पड़ता है काम कराने, हाँ जाना पड़ता है। जब कोई वो एमपी बनता है तो क्या सभी कम्युनिटी के लोग उससे मिलने आते हैं, हाँ। तो क्या इससे सामाजिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, उसका जो बहिष्कार था वो खत्म होता है, हाँ। क्या स्वामी दास बना या दास स्वामी बना, तो जी हाँ, जो वो पीछे पहले उसको कोई पूछता नहीं था, अपने साथ चारपाई पर नहीं बैठाता था, आज उसके घर जाकर उसके यहाँ बैठकर खाना खाता है और वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप लोगों को लगता होगा रिजर्वेशन छोटी मोटी चीज है, नहीं, इट इज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसके बारे में इन डिटेल मैं अपने आने वाले लेक्चरों में चर्चा करूंगा। आई विल डिस्कस इन लेंथ इन माई फ्यूचर कोर्स ऑफ लेक्चर, बट यहां के लिए आप इतनी बात याद रखेंगे कि उनको लेजिस्लेचर में आरक्षण है। क्या उनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है, हाँ जी, सरकारी नौकरियों में भी उनको आरक्षण दिया हुआ है। जितनी हमारी जनसंख्या है उनके अनुपात में आरक्षण 22% का आरक्षण एससी एसटी कम्युनिटी को दिया गया है कि सरकारी जॉबें जितनी भी निकलेंगी उनके अंदर उनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते होंगे कम नंबर लाने पर भी उनकी नौकरियां लग जाती हैं, क्योंकि हमको विशेष सुविधा देनी है। पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एक्स्ट्रा मदद देनी है क्योंकि पास्ट में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो विधायिका में और विधायिका के बाद गवर्नमेंट जॉब में, क्या शिक्षा में भी उनको रिजर्वेशन है, जी हां, उनकी फीस कम लगती है, आपने देखा होगा, उनके लिए सीटें अलग से आरक्षित की जाती हैं, आपने देखा होगा। तो दे डू हैव रिजर्वेशन इन द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। क्यों मिला, समझ में आ गया। अब आओ, तो हमारे संविधान में, या मैं यूं कहूं संविधान से पहले ही रिजर्वेशन दिया गया था। धर्म के आधार पर पहले मुस्लिम लीग ने रिजर्वेशन दिया और उसके बाद रिजर्वेशन दिया किसने, उसके बाद रिजर्वेशन दिया मुस्लिम लीग को धर्म के आधार पर, जिससे हमारे देश का बंटवारा हुआ। लेकिन ये रिजर्वेशन अंग्रेजों ने जब दलितों के लिए बढ़ाया तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में डिबेट हो गई कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पर
रिजर्वेशन के रूप में परेशानी झेल रहे थे। तो पूना पैक्ट आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे हुआ, और फिर जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में ही ये 3 तरह का रिजर्वेशन, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जॉब और शिक्षा के लिए आरक्षण दे दिया गया। अब आओ, कितना रिजर्वेशन दिया गया? ये रिजर्वेशन दिया गया हमारे संविधान में ही 7% रिजर्वेशन एससी को दिया गया, एसटी को दिया गया 7.5%, आदिवासियों को, और 15% का रिजर्वेशन दिया गया अनुसूचित जनजाति को। इसके बाद यह बोला गया कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, कि समाज ने इनका बहिष्कार किया है, शिक्षा इनके पास है नहीं, तो इनका आप क्या करो, इनको रिजर्वेशन दो। लेकिन क्या यही लोग पिछड़े थे? तब बात आई कि ये नहीं, बहुत सारी और जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ इन 2 कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें एक है एसटी, दूसरा है एससी। लेकिन एक मांग उठी कि और भी लोग पिछड़े, और भी लोग ना एससी हैं ना एसटी हैं, लेकिन वो भी पिछड़े हैं, उनकी भी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक बंडल कमीशन बना, जिसने अन्य पिछड़ा जाति, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन के रिकमेंडेशन की कि बहुत सारी, जैसा आप पाते होंगे, बहुत सारी जातियां हैं, यादव है, गुज्जर है, बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिसकी एक लिस्ट बनी, किसकी अनुशंसा पर? बंडल कमीशन की अनुशंसा पर। और उसके बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने उनको भी आरक्षण दे दिया, कि हाँ भाई, ये लोग भी सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, इन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। तो आप देखते होंगे यादवों को, गुजरों को, और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को रिजर्वेशन की सुविधाएं हैं। और ये रिजर्वेशन 27% ओबीसी को भी दिया गया। अरे भाई, तो ये रिजर्वेशन हो गया हमारा 49%। एससी को रिजर्वेशन, एसटी को रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन। तो जनरल कैटेगरी के लोगों ने कहा कि ये सारे का सारा रिजर्वेशन इनको चला जाएगा, तो भाई जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका क्या होगा? जो सामान्य की जनसंख्या है, उनकी गवर्नमेंट में कैसे जॉब लगेगी? तो एक केस आया मेरे बच्चों, जिसका नाम है इंदिरा साहनी केस, जिसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपसे इन डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां तो मेरे पास 5-7 मिनट का और टाइम है। इसके बाद अगले लेक्चर जो आपका होगा, उसमें मैं यहीं से कहानी को आगे बढ़ाऊंगा कि भाई इंदिरा साहनी केस आप याद रखेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए, और उसमें से कहा कि हाँ भाई, जनरल कैटेगरी का भी ध्यान रखा जाएगा, और ये लिमिट कभी भी 50% की क्रॉस नहीं होनी पड़ेगी। तो आपको दूसरा केस याद रखना है, बंडल कमीशन और वीपी सिंह सरकार। तो इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया, अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी पूरे संसार, पूरे भारत में सूचियां बनाई गई कि कौन कौन सी पिछड़ी जातियां हैं, इनको आरक्षण मिले। तो अदर बैकवर्ड क्लास को कौन सा रिजर्वेशन है? क्या इनके एमपी बनते हैं? क्या इनको लेजिस्लेचर में आरक्षण है? द आंसर इज नो। इनको एमपी एमएलए में कोई आरक्षण नहीं। इनको इनकी जरूरत के हिसाब से कहां आरक्षण दिया गया? गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया गया, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया गया, और एजुकेशन में आरक्षण दिया गया। तो जो अदर बैकवर्ड क्लास है, इसको एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया गया। लेजिस्लेचर में कोई आरक्षण नहीं दिया। कुछ राज्य हैं जो जहां प्रावधान है
अगर वो चाहें तो ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं, पर उसको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना ध्यान इस पर लगाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें गुर्जर, कई इलाकों में यादव और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में अदर बैकवर्ड क्लास है, जिसके अंदर जॉब मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, एजुकेशन में हेल्प मिलती। इसके बाद एक और विवाद आया कि भाई जो ये सामान्य लोग हैं इनने क्या गलती की है। ये तो मैं आपको एक मूवी बता रहा हूं आरक्षण, वो मूवी आप सब लोग देखिएगा, आपको आरक्षण की डिबेट समझ में आएगी। इसके अलावा आप सुपर 30 एक मूवी है उसको भी देखिएगा। अब बात आई कि भाई मैं पंडित के रूप में जन्म हुआ, मैं ऊंचे कुल में तो मेरा जन्म हो गया, मेरा तो कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ, लेकिन मैं आज गरीब हूं, तो क्या मुझे गरीबी का होने के कारण क्या मुझे भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी पिछले 70 साल में आरक्षण का लाभ पाकर अमीर हो गए। जो जिनके घर कच्चे थे गांव के अंदर और कोई खेती नहीं थी, उनकी बिल्डिंगें लहलहा रही हैं, उनके बंदे आईएएस बन गए, गवर्नमेंट जॉब में आ गए। लेकिन जो खेती थी जिसके पास, जो ऊंचे कल में था, अब खेती की जमीन से प्रोडक्टिविटी घटी और वो गरीब होते चले गए। तो उन्होंने ये देखा ये हो क्या रहा है, हम तो पहले जमींदार थे और हम पिछड़ रहे हैं, और ये जो हमारे यहाँ एससी, गांव के बाहर एसटी रहता था, गडरिये थे, ओबीसी जो गाय भैंस चराया करते थे, इनकी बिल्डिंगें हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख गए। तो एक विवाद उठा कि गरीबी के नाम पर आरक्षण होना चाहिए, और जो आदमी गरीब है उसको सरकार विशेष सुविधा मुहैया कराए। तो पूरी जगह पर आंदोलन होने लगे, मोदी काल में भी देखे। और पहली कोशिश नरसिम्हा राव सरकार ने की थी कि हाँ भाई, जो आदमी गरीब है, चाहे वो उच्च जाति में ही जन्म लिया हो, एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से अलग ना हो, उसको भी हम 10% का रिजर्वेशन देंगे। तो उसको कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कि आपकी जाति कोई भी हो, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो नरसिम्हा राव ने पहली कोशिश की 10% रिजर्वेशन उनको देने की, जो कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, ये तो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए वैलिड है, आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और ये दूसरी कोशिश की है मेरे बच्चों नरसिम्हा राव के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मोटा भाई ने, कि दोबारा से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में गरीबी को एक रिजर्वेशन का माध्यम माना जा रहा था, और हमारे यहां विवाद होने लगे थे। उच्च जातियां जिसमें जाट, पाटीदार, मराठा, जो कि इतनी ऊंची जाति है, मराठाओं ने आरक्षण मांगना चालू कर दिया, जाटों ने आरक्षण मांगना चालू कर दिया, पटड़ियां तोड़ दी। आपके गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, बोला कि हम पिछड़े हुए तो नहीं है, लेकिन आज हमारी आर्थिक स्थिति पुअर है, आपको हमको आरक्षण देना पड़ेगा। तो कई जगह ये हिंसक घटनाएं हुई, और जब ये हिंसक घटनाएं हुई और गरीबी के रूप में एक रिपोर्ट बनी, और जब वो रिपोर्ट बनी, अगली बार हम देखेंगे कमेटी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप गरीबी के आधार पर भी आरक्षण दे सकते हो, गरीबी के आधार पर भी आरक्षण दे सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, गरीबी के आधार पर भी आरक्षण लागू हो गया है। और अब कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट का है, अगर उसकी इनकम कुछ कम है, एक सर्टेन पैरामीटर, तो सबको एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण है। पर एक पॉइंट आप यहां याद रखेंगे कि आरक्षण में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में लगता है। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं जरा 1 मिनट में अपनी लेक्चर को समराइज करता हूं कि आर्टिकल 14 से 18 हमारे यहां दिया गया है कि समानता लाई जाए,
और जहां जहां असमानता है उसके लिए स्टेट काम करेगा। स्टेट क्या काम करेगा? स्टेट ये इंश्योर करेगा कि कानून के सामने सब लोग बराबर हों, लेकिन अगर कोई इस समानता की रेस में पीछे छूट गया है तो उसको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एक्स्ट्रा हेल्प कुछ साम के लिए दी जाएगी। तो आने वाले लेक्चरों में इसकी पॉलिटिक्स, इसके प्रो एंड कॉन्स, आरक्षण के विवाद और आने वाले सारे मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में भी हम पूरे के पूरे मुद्दे डिस्कस करेंगे। आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा आगे, और अपने फीडबैक, ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं बताइएगा। ये जियो और जीआईएस की बहुत अच्छी पहल है, मैं उनका अभिनंदन देता हूं, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आपका आज के लेक्चर को भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। आगे हम आने वाले लेक्चरों में राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, राइट और सारे के सारे मुद्दे जितने भी चर्चा में रहते हैं उन सबको हम धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे बच्चों, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप इस लेक्चर को कई बार देखें, समझने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माता की कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। बाय।